नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव अब 18 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 18 तारीख को राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले 17 जुलाई को चुनाव हुए थे। अब बात करें कि आने वाले चुनाव के, तो अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। बात करें कि नामांकन तारीख की आखिरी दिन की, तो 29 जून नामांकन का आखिरी तारीख होगी। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान अब किया जा चुका है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और 21 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे और देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में हिप्स नहीं जारी कर पाएंगे। राजनीतिक दल कोई भी हिप्स जारी नहीं कर पाएंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। पैसा या लालच देने पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने इसका भी निर्देश दिए हैं कि पैसे या लालच देने को लेकर कुछ बात की जाएगी तो इसको लेकर सख्त कार्रवाई होगी। वोटरों को 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि वोटरों को 1, 2, 3 अंकित करके ये बताना होगा। राष्ट्रपति चुनाव में 4809 वोटर संसद विधानसभाओं में डाले जाएंगे। आपको बता दें कि संसद की विधानसभा में 4809 वोट राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जाएंगे। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव में वोटिंग के विशेष अंक वाला पैन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2 या 3 लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बड़ी निर्देश जारी करते हुए कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने इन सभी बिंदु पर गौर किया। उन्होंने बताया कि पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द किया जाएगा और कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग अब अलग से पैन या कलम देगा। आपको बता दें कि वहीं इस दौरान राजनीतिक दल कोई हिप जारी नहीं कर सकते हैं। संसद और विधानसभाओं में वोटिंग होगी। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे और इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के भी निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। पिछली बार यह चुनाव 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें राष्ट्रपति को चुनने के लिए आम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। इसके लिए जनता की तरफ से चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। ऐसे दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालेंगे। बता दें कि इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी इस वोटिंग में शामिल होते हैं। इन सभी बिंदु को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपने निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने अलग से पैन कलम देने को कहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि वोट देने के लिए 1, 2 लिखकर वोटरों को अपनी पसंद बतानी होगी। इसके बाद ही चुनाव संपन्न होगा। आपको बता दें कि देश को 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के वोट डाले जाते हैं। चुनाव आयोग ने जब से ऐलान किया है 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका है। अब बताते हैं कि कैसे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और विधायक इसमें वोट डालते हैं। दोनों ही लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सभी सांसद और विधायक जितने भी मौजूद होते हैं वो सभी इस वोटिंग का हिस्सा बनते हैं और अपने वोट डालते हैं। सभी के वोट की वैल्यू अलग अलग आंकी जाती है। आपको बता दें कि
चुनाव में वोट डालते वक्त सभी के वोटों की वैल्यू अलग अलग आंकी जाती है। अलग अलग राज्यों के विधायक के वोट की वैल्यू अलग होती है। यह ऐसा इसलिए होता है कि किस विधानसभा के पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, उस संख्या कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से इन वोट्स की वैल्यू होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 की होती है। आपको बता दें कि एक राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट की कीमत 708 अंकांकन की जाती है। विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीट की संख्या पर निर्भर होती है। बता दें कि इसमें जो भी विधायक वोट डालते हैं उनके वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी, जिस राज्य के वो विधायक हैं उस राज्य की आबादी की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होना पहली प्राथमिकता होती है। उसके बाद 35 साल से ऊपर की उम्र वाले ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, यह दूसरी प्राथमिकता होती है। और पहली प्राथमिकता भारतीय नागरिकता की होती है और दूसरी प्राथमिकता 35 साल से उम्र की होती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य होना की पात्रता होनी चाहिए। मतलब कि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। उसके बाद ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले राष्ट्रपति को होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति चुनाव में लड़ सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक हो तभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि किस हाउस में कितने सदस्य इसमें होते हैं, आपको एक साथ बता दें कि राज्यसभा में अगर बात करें राज्यसभा की तो यहाँ 233 होते हैं। बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 543 होते हैं और राज्यों की विधानसभा में 4120 वोटर्स होते हैं। तो फिर ये संख्या कुल मिला के 4896 की हो जाती है। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि राज्यसभा में ये आंकड़ा 233 होता है, 543 लोकसभा में होता है और बाकी सभी राज्यों की विधानसभा को मिला के 4120 होता है। फिर कुल मिला के ये आंकड़ा वोटर्सों का 4896 तक पहुंच जाता है। बात करें कि राज्यवार विधायकों के वोट की कितनी अहमियत होती है तो ये लोगों की संख्या के हिसाब से होता है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की तो 175 सदस्यों की संख्या है और एक सदस्य के वोट की वैल्यू 159 है, जिसमें सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 27,825 नापी जाती है। बता दें कि इसके बाद अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहां सदस्यों की संख्या 60 है, जिसके बाद एक वोट की वैल्यू 8 हो जाती है और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू यहां पर 480 हो जाती है। आंध्र प्रदेश में सभी वोट की सदस्यों की वैल्यू हो जाती है 27,825 और अरुणाचल प्रदेश में इन सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 480 हो जाती है। अभी बात करें असम और बिहार की तो यहाँ असम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 126 सदस्यों की यहाँ पर संख्या है। इसके बाद एक वोट की अगर वैल्यू की बात करें एवरेजन तो ये 116 की आंकी जाती है और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू 14,616 हो जाती है। इसके बाद बात करें बिहार की तो बिहार में 243 सदस्य की संख्या है, जिसके बाद एक सदस्य के वोट की वैल्यू अगर एवरेजन आंकी जाए तो ये 173 हो जाती है। आपको बता दें कि सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू 42,000 तो कुल मिला के अगर बात करें असम और बिहार की तो यहाँ सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू अगर पूरे असम राज्य की माने तो यहाँ 14,616 हो जाती है और बिहार के पूरे राज्य की माने तो 42,039 ये वोट की वैल्यू मानी जाती है। बात करें अब छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या 90 है और एक सदस्य के वोट की वैल्यू 129 औसतन नापी जाती है। इसके बाद सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 11,610 हो जाती है। जिसके बाद गोवा की तरफ अगर बात करें तो गोवा में सदस्यों की संख्या 40 है और यहाँ एक सदस्य के वोट की वैल्यू 20 हो जाती है। इसके बाद अगर पूरे गोवा राज्य की बात करें तो सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 800 हो जाती है। इस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले जाते हैं। और गुजरात की अगर इसमें राज्यों की बात करें तो गुजरात में 182 सदस्यों की संख्या है,
जिसमें एक सदस्य के वोट की वैल्यू 147 औसतन नापी जाती है। तभी टोटल अगर बात पूरे गुजरात की मिला के करें तो सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 26,754, माफ कीजिएगा, पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू 26,754 हो जाती है। और बात अब हरियाणा की करें तो हरियाणा में सदस्यों की संख्या 90 है, जिसके बाद एक सदस्य के वोट की वैल्यू 112 औसतन अलग की जाती है। जिसके बाद अगर पूरे राज्य की अगर बात करें हरियाणा में तो यह संख्या वोट की वैल्यू पूरे सदस्यों की संख्या की वोट की वैल्यू 10,080 होती है। जिसमें अगर बात करें हम आगे वाले हिमाचल प्रदेश राज्य की तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या 68 है, जिसमें एक सदस्यों को वोट की वैल्यू 51 होती है। जिसमें अगर पूरे राज्य में की बात करें कि पूरे राज्य में सदस्यों की वोट की वैल्यू कितनी औसतन हो जाती है तो इसमें 3,468 ये वैल्यू हो जाती है। जम्मू कश्मीर में 87 सदस्यों की संख्या है माफ कीजिएगा, जिसमें से एक सदस्य के वोट की वैल्यू 72 नापी जाती है। और पूरे राज्य की जम्मू कश्मीर में 6,264 की वैल्यू वोट की हो जाती है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ सदस्यों की संख्या 87 है, लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर इस वक्त विधानसभा में भंग हो चुकी है, इस वजह से वो इस वोटिंग का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम जम्मू कश्मीर के सदस्यों की संख्या बताएं तो यहाँ 87 सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें एक सदस्यों की वोट की वैल्यू 72 हो जाती है। और अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, खैर अभी तो जम्मू कश्मीर में सदस्य विधानसभा भंग है जिसको लेकर, लेकिन अगर पूरे सभी सदस्यों की औसतन वोट की वैल्यू जम्मू कश्मीर की गिनी जाए तो 6,264 होती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ सदस्यों की संख्या 81 है और एक सदस्य की वोट की वैल्यू 176 है। तभी कुल मिला के पूरे राज्य में सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू 14,256 हो जाती है। कर्नाटक की हम बात करें तो इस राज्य में टोटल 224 सदस्यों की संख्या है और एक सदस्य की वोट की वैल्यू 131 है, जिसके बाद पूरे राज्य के सदस्यों की वोट की वैल्यू 29,334 हो जाती है। 44, माफ कीजिएगा, कर्नाटक में ये वैल्यू 44 की हो जाती है। तो केरल की अगर बात करें, यहां सदस्यों की संख्या 140 है, इसके बाद एक सदस्य की वोट की वैल्यू 152 है। सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 21,280 की मानी जाती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ सदस्यों की संख्या 230 है और एक सदस्य के वोट की वैल्यू अगर औसतन देखी जाती है, निकाली जाती है, तो एक सदस्य की औसतन वैल्यू 131 हो जाती है। जिसके बाद सभी सदस्यों के पूरे राज्य के सदस्यों की अगर बात करें तो ये वैल्यू 30,130 हो जाती है। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ 288 सदस्य हैं, जिसके बाद एक सदस्य की औसतन 175 आंकी जाती है और सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू कुल मिलाकर पूरे राज्य में 50,400 की हो जाती है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो मणिपुर में 60 सदस्यों की संख्या है और यहाँ एक सदस्य के वोट की वैल्यू है औसतन 18, जिसके बाद पूरे राज्य की वैल्यू हो जाती है 1,080। बात करें मेघालय की तो यहाँ सदस्यों की संख्या 60 है और एक सदस्य के वोट की वैल्यू औसतन 17, जिसके बाद पूरे राज्य में 120 सदस्य, सभी सदस्यों की पूरी वोट की वैल्यू 1,020 हो जाती है। मिजोरम की अगर बात कर लें तो यहाँ पूरे सदस्यों को मिला के 40 सदस्य हैं, जिसमें एक सदस्य के वोट की वैल्यू 8 आकी जाती है और फिर पूरे राज्य में सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू 320 हो जाती है। बात करें नागालैंड की तो यहाँ 60 सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य के वोट की वैल्यू 9 हो जाती है और जिससे पूरे राज्य की सदस्यों की वोटों की वैल्यू 540 की हो जाती है। अगर बात उड़ीसा की करें तो यहाँ 147 सदस्यों की संख्या है, जिसके बाद एक सदस्य के वोट की वैल्यू औसतन 149 हो जाती है और पूरे राज्य में
वोटों की वैल्यू 21,903 हो जाती है। इस तरीके से हमने सभी राज्य आपको बताए हैं कि उड़ीसा में 147 है और फिर ये सदस्यों की संख्या बढ़कर पूरी औसतन नापी जाती है। इसके बाद अगर बात करें हम पंजाब की, तो यहाँ सदस्यों की संख्या 117 है, जिसमें एक सदस्य के वोट की वैल्यू 116 हो जाती है। और सभी सदस्यों की अगर बात करें, पूरी एवरेजन बात करें औसतन, तो ये औसतन निकल के 13,572 का हो जाता है। राजस्थान में टोटल सदस्यों की संख्या 200 है और यहाँ एक सदस्य के वोट की वैल्यू औसतन 129 हो जाती है, जिसके बाद पूरे राज्य में 25,800 वोट की वैल्यू हो जाती है। बात करें अगर हम सिक्किम की, तो यहाँ सदस्यों की संख्या 32 है और एक सदस्य के वोट की वैल्यू 7 नापी जाती है, जिसमें सभी सदस्य पूरे राज्य के सदस्यों की वोट की वैल्यू हो जाती है 224। इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव के वोट होते हैं। तो अगर बात करें हम तमिलनाडु की, तो यहाँ 234 सदस्यों की संख्या है और एक सदस्य के वोट की वैल्यू 176 हो जाती है, जिसके बाद पूरे राज्य में को मिला के अगर पूरे राज्य के वोट की वैल्यू का औसतन निकालें तो ये 41,184 हो जाता है। अब बात करते हैं आगे चल के तेलंगाना की। तेलंगाना में सदस्यों की संख्या 119 है, जहां एक सदस्य के वोट की वैल्यू 132 हो जाती है, जिसके बाद पूरे राज्य के वोटों की वैल्यू 15,708 हो जाती है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 60 सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य के वोट की वैल्यू 26 औसतन निकलती है, जिसके बाद पूरे राज्य के सदस्यों के वोट की संख्या मिलकर 1,560 हो जाती है। अगर बात हम उत्तराखंड की करें, उत्तराखंड में ये सदस्यों की संख्या 70 है, यहाँ एक सदस्य के वोट की वैल्यू 64 मानी जाती है, जिसके बाद पूरे राज्य के सदस्यों की संख्या की वैल्यू, वोटों की वैल्यू 4,480 हो जाती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ 403 सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है, एक सदस्य के वोट की वैल्यू यहाँ 208 की मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर एक सदस्य वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू 208 की होती है। इसके बाद अगर पूरे राज्य के सदस्यों के वोट की वैल्यू की बात करें तो ये आंकड़ा 83,824 हो जाता है, जो कि काफी मार्जिन का है, काफी बड़ा है। आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ सदस्यों की संख्या 403 है, इस वजह से यह आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच जाता है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ सदस्यों की संख्या 994 है, जिसमें 294, माफ कीजिएगा, यहाँ सदस्यों की संख्या 294 है, एक सदस्य के वोट की वैल्यू यहाँ 151 हो जाती है। और तो बात करें सभी सदस्यों के वोट की, पूरे राज्य के सदस्यों के वोट की वैल्यू की अगर बात करें तो ये 44,394 पूरे राज्य की वोट की वैल्यू गिनी जाती है। जिसमें अब बात अगर हम दिल्ली, राजधानी दिल्ली की करें, तो राजधानी दिल्ली में सदस्यों की संख्या 70 है, जिसके बाद यहाँ एक सदस्य के वोट की वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव के लिए 58 मानी जाती है, जिसमें अगर पूरे दिल्ली राज्य की बात करें तो ये वैल्यू जाकर 4,060 तक आकी जाती है। पौंडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ सदस्यों की संख्या 30 है और एक सदस्य की औसतन वैल्यू 16 नापी जाती है, जिसमें सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू 480। पूरे राज्य की बात करें अगर पुडुचेरी के, सदस्यों की 30, सभी सदस्य 30 हैं और एक की वैल्यू 16 है, जिसके बाद औसतन निकल के आता है तो ये 480 गिना जाता है। तो इसके बाद कुल मिलाकर ये संख्या हो जाती है, अगर पूरे टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 4,120 सभी राज्यों के सदस्य हो जाते हैं, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 5,49,495 की हो जाती है। ये सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू है कि मतलब सभी राज्यों के मिलाकर 5,49,495 ये वोटों की वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होता है और राष्ट्रपति की वोटिंग डाली जाती है। राज्यसभा के 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। आपको बता दें कि सांसदों के वोटों की क्या वैल्यू होती है, तो इस हिसाब से हम बताएं कि राज्यसभा के 245 सांसदों में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, बाकी वोट नहीं डालते हैं। सांसदों के वोट की वैल्यू हम बात कर ही रहे थे, तो अगर लोकसभा में सांसदों की बात करें तो लोकसभा में ये वैल्यू लोकसभा में ये संख्या 543 है और 543 सांसद वोट डालते हैं। तो इस हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा को मिला के सभी सांसद वोट डालते हैं। और अभी लोकसभा में 3
सीटें और राज्यसभा की 15 सीटें खाली हैं, जिस वजह से इन सीटों वाले सांसद वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी सीटें खाली हो सकती हैं, इसका अनुमान है। इस वजह से वो सांसद भी वोटिंग नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा सदस्यों के लिए भी चुनाव होंगे। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, जिसके बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उनका वोटिंग डाली जाएगी। चुनाव होने के बाद यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि आधे खाली स्थान हैं, जिसके बाद यह संख्या बढ़ जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों में एक वोट की कीमत 708 औसतन होती है। राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों के एक वोट की अगर औसतन की हम वैल्यू माने तो यह 708 होती है, और दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 676 है। 776 है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या मिलाकर अगर बात करें तो यह 776 की हो जाती है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,49,408 होती है। इस लिहाज से सभी राष्ट्रपति वोटिंग के दिन, राष्ट्रपति चुनाव में जब वोटिंग होगी, इसी सीक्वेंस से सभी सदस्य वोट डाल सकते हैं। और अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू देखी जाए तो यह वैल्यू 10,98,903 हो जाती है। अगर इस हिसाब से पूरी वैल्यू देखी जाए तो ये पूरे दोनों विधानसभा के सदस्यों की ये वैल्यू इतनी आ जाती है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग है। इस हिसाब से एक वोट की कीमत अलग अलग क्यों हो जाती है? वो इसलिए अलग अलग हो जाती है हर वोट की वैल्यू, क्योंकि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग होती है। इस हिसाब से हर सभी वोट की वैल्यू अलग हो जाती है। इस हिसाब से ही वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहां की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय की जाती है। इसीलिए एक वोट की कीमत अलग हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी कर सके। ऐसा इसलिए ही किया जाता है और इसीलिए ही हर वोट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। वोटों की वैल्यू मौजूदा या फिर आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होती है। सबसे बड़ी बात अगर आपको बता दें कि वोटों की ये वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना की संख्या के आधार पर तय नहीं की जाती है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। इसी आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही ये वोट होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद ही बदलेगा। इससे पहले जब तक 1971 के हिसाब से ही ये चुनाव होगा, लेकिन 2026 के बाद ये जनगणना जब होगी, इसके हिसाब से आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव बदल दिए जाएंगे। यानी कि 2031 की जनगणना के आंकड़े के प्रकाशित होने के बाद 1971 की जगह 2031 की जनगणना के आधार पर ही सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू तब तय की जाएगी, क्योंकि हर राज्य की जनगणना की जाएगी, जिसके बाद जनसंख्या में बदलाव आएगा। उसके बाद ही 2031 में जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही 1971 के आंकड़ों की वैल्यू हटकर फिर 2031 के हिसाब से ये किया जाएगा। विधायक और सांसद के वोट के मूल्य तय करने का तरीका भी अलग अलग होता है। आपको बता दें कि विधायक का वोट और सांसद के वोटों के वैल्यू का तरीका भी अलग अलग होता है। दोनों के वोटों की वैल्यू भी अलग अलग होती है। विधायक के वोटों का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है। अगर विधायक की बात करें तो विधायक के वोट का मूल्य, वोट की वैल्यू एक साधारण सूत्र से की जाती है। सबसे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लेते हैं। विधायक की अगर बात करें तो सबसे पहले उस राज्य की 1971 के हिसाब से जनगणना के मुताबिक संख्या लेते हैं। इसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किन तरीकों से गुजरना पड़ता है, इस तरीकों के हम आपको बता रहे हैं कि गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे दिया जाता है, जिसके बाद ये वैल्यू निकल कर आती है। इसका नतीजा जो आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य माना जाता है। इस तरीके से ये औसतन एक वैल्यू वोट की निकल के आती है।
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि 1971 में यूपी की कुल आबादी 8,38,49,905 थी, तो इसके हिसाब से ही वोट की वैल्यू आकी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इस हिसाब से सभी वोटों की वैल्यू अलग अलग निकल कर आती है। कुल सीटों को 1000 से गुणा करने पर यह आंकड़ा 4,30,000 से 3,000 से मिलता है, तब ये यूपी के वोटों का हो जाता है। आपको बता दें कि यहाँ कुल वोटों की संख्या 1000 हो जाती है, जिसके बाद ये आंकड़ा ऐसा हो जाता है। अब हम अगर बात करें तो 8,38,49,905 को 4,03,000 से भाग देते हैं, तो इसमें हमारा रिजल्ट निकल कर 208 औसतन 208.06 का जवाब मिलता है। इसीलिए 208 की वैल्यू यूपी में एक वोट की निकल कर आती है, जिस हिसाब से एक राज्य के एक वोट की वैल्यू निकल कर सामने आ जाती है। फिर उस हिसाब से ही राष्ट्रपति चुनाव में उनका चुनाव किया जाता है। वोट दशमलव में नहीं हो सकता है। इस तरह से यूपी में एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 हो जाती है, क्योंकि वोटों का दशमलव नहीं किया जाता। इस वजह से यूपी के राज्य में अगर एक वैल्यू वोट की बात करें तो ये 208 हो जाती है। सांसदों के वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों के वोट की कीमत को जोड़ लिया जाता है। अगर हम सांसदों के वोट की बात करें तो इसमें उनकी वोटों की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों के वोटों को जोड़ लिया जाता है। जोड़ने पर जो संख्या सामने आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, जिसके बाद ये वैल्यू निकल कर आती है। तो वहीं एक सांसद के वोट की कीमत उसके बाद ही निकल कर आती है, तब ये सब भाग कर दिया जाता है। जैसे कि यूपी की अगर बात करें तो यहाँ 403 विधायकों के वोटों की कुल कीमत 800 से अगर हम गुणा करते हैं 403 का, तो ये संख्या 83,824 प्राप्त होती है, जिसके बाद एक सांसद के वोट की वैल्यू इसी हिसाब से निकल कर आती है। देश भर के सभी विधायकों की वोट की कीमत का जोड़ अगर मिलाएं तो ये 5,49,495 हो जाता है, जिस हिसाब से एक सांसद के वोट की वैल्यू ऐसी कैलकुलेशन करके निकाली जाती है। राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 443 सांसदों का जोड़ 776 होता है। राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सांसदों का जोड़ अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो ये 776 निकल कर आता है, जिसके बाद 5,49,495 को 776 से भाग दे पर 708.11 की संख्या मिलती है। हमने जैसा कि पिछली बार बताया था कि दशमलव की संख्या गिनी नहीं जाती, इस वजह से इसकी पूरे वोट की वैल्यू 708 हो जाती है। इस तरह से एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 की हो जाती है, और इस तरीके से सभी राज्यों की कैलकुलेशन की जाती है और सभी के वोटों की वैल्यू इस तरीके से ही निकाली जाती है। विधायकों और सांसदों के कुल वोटों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसके बाद ये वोट डाले जाते हैं। ये संख्या 10,98,903 की हो जाती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये सभी कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या पार्टियां इस चुनाव के लिए व्हिप जारी करती हैं? व्हिप एक तरह का आदेश होता है जो पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों को जारी करती हैं। इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि व्हिप का उल्लंघन करने पर संबंधित सांसद या विधायक की सदस्यता भी चली जाती है। अगर व्हिप का उल्लंघन करने पर सांसद हो या फिर विधायक, उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी करने नहीं कर सकती हैं, इसीलिए क्योंकि सभी सदस्यों की इसके बाद ही सांसद और विधायक की अगर बात करें, सांसद और विधायक इस चुनाव में वरीयता के आधार पर ही वोट करते हैं दोनों, लेकिन सांसद और विधायक दोनों वोट करते हैं, लेकिन ये वरीयता के हिसाब से ही वोट करते हैं। यानी कि जो आपका पसंद का उम्मीदवार है उसे पहली वरीयता देनी होती है। इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, चुनाव आयोग ने 1, 2 और 3 नंबर करके चुनने की अनुमति दी है। इसी के हिसाब से ही, यानी कि उसके नाम के आगे
एक लिखना होता है, जिस तुम्हारा जो भी पसंदीदा उम्मीदवार होता है उसके नाम के आगे एक लिख देना होता है। दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के नाम के आगे 2 नंबर लिखा जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी जारी किया था, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, उसकी यही उसी तरीके से ये प्रयोग में किया जाता है। सबसे पहली वरीयता वाले वोट पहले गिने जाते हैं। अगर पहली वरीयता में उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मूल्य के वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी वरीयता में वोटों की गिनती इसलिए की जाती है क्योंकि अगर पहली वरीयता में उम्मीदवार 50% से ज्यादा मूल्य के वोट नहीं मिलते तब जाकर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होती है। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होता है और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इसके चुनाव इससे पहले 17 जुलाई 2017 को हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हुई थी। मतगणना 20 जुलाई को पूरी हुई थी, जिसमें रामनाथ कोविंद को निकटतम प्रतिद्वंदी मीरा कुमार को 3,34,730 वोटों से हराते हुए रामनाथ कोविंद विजय घोषित हुए थे। इसके बाद अब 18 जुलाई को दोबारा वोटिंग की होगी। अगर भारत का कोई भी नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले ये प्रक्रिया आसान थी। अगर पहले की प्रक्रिया की बात करें तो पहले राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया काफी आसान हुई जाती थी, फिर ये थोड़ी सी कठिन करनी पड़ गई। इसके पहले की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर ना होने के साथ साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाता है। शुरुआत में यह अंक 2-2 थी, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए केवल 2 अनुमोदक और 2 नॉमिनेट करने वाले विधायकों की जरूरत होती थी। इसलिए उस दौर में ये चुनाव लड़ना बेहद आसान माना जाता था। करीब 20 साल तक इस नियम का दुरुपयोग भी किया गया, जिसके बाद ये नियम चेंज कर दिए गए। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। चुनाव प्रक्रिया में राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य और विधान पार्षद भी शामिल नहीं हो सकते हैं। केवल निर्वाचित राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद और विधायक ही वोट डाल सकते हैं, जिनके वोटों की वैल्यू के हिसाब से ही देश को नया राष्ट्रपति मिल जाता है। आपको बता दें कि देश के नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर एक नाम जबरदस्त ट्रेंड होने लगा। यूजर्स पीएम मोदी को सलाह तक दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब आरिफ मोहम्मद खान का नाम ट्रेंड हो रहा है, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति के लिए अब इस नाम का ट्रेंड किया जा रहा है। यूजर्स ये कह रहे हैं कि क्या आरिफ मोहम्मद खान पीएम मोदी के दूसरे कलाम होंगे। आरिफ यूजर्स लगातार सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और आज ये चीज ट्रेंड की गई। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान नाम से ये ट्रेंड किया गया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति देश के अगले राष्ट्रपति के नाम के लिए आगे को बीजेपी पार्टी नाम आगे शामिल करती है, या फिर क्या देश के अगले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो क्या ये राष्ट्रपति
के नाम आरिफ मोहम्मद खान होगा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इनका नाम ट्रेंड किया जा रहा है। जब से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख की घोषणा की है, उसके बाद से ही लगातार यूजर्स इस नाम को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की जाएंगे। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।